All right. So this is going to be last set of 15 questions from first chapter. तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने ऑलरेडी अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी लास्ट सेट. The pressure on a square plate is measured by measuring the force on the plate and the length of the side of the plate. क्योंकि हमको पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो अगर स्क्वायर प्लेट है तो उस पर फोर्स कितना और डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द, क्योंकि एरिया इज बेसिकली ऑफ अ स्क्वायर प्लेट एल स्क्वायर होता है. तो प्रेशर मेजर करना है तो हमने एरिया मेजर किया और फोर्स मेजर किया और यूजिंग दीज टू हम लोगों ने मेजर कर लिया प्रेशर. इफ द मैक्सिमम एरर in the measurement of force and length are 4% and 2% respectively. मतलब आपको दिया है कि डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 ये है 4% और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ये आपको दिया हुआ है 2%. राइट. तो हाउ मच शुड बी द प्रेशर मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. ये आंसर ओरल है, डायरेक्टली 8% आता है. क्यों? हमारे पास फॉर्मूला तो बन गया P इज इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर. और आप अब इतना यूज टू हो गए होंगे कि आपको पता है डेल्टा P बाई पी इंटू 100 करना है, क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर पूछा है. तो मैं डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 करूँगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 करूँगा, क्योंकि ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला ही ऐसा बनता है. ओरली कैसे किया मैंने, मुझे पता था ये 4% है, मुझे पता था ये 2 और बाहर एक 2 आने वाला है, क्योंकि नीचे मैंने देख लिया इंडेक्स पावर 2 है. तो 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 4 8%. तो मैंने ओरली कैसे किया, ओरली हमने ऐसा किया है इस क्वेश्चन को क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूलाज अब इतने अच्छे से याद हो गए होंगे और हो जाने चाहिए दैट यू शुड नो F upon L square pressure. तो डेल्टा F by F into 100 plus 2 times of डेल्टा L by L into 100 ओरली हो रहा है. डेल्टा F by F 4 plus 2 times of डेल्टा L by L 2. तो 4 plus 2 into 2 मतलब 8%. ओरल खत्म. Was extremely simple question and oral question, right? तो ऐसा आपको अभी आगे धीरे धीरे खुद को करना है ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of a cylinder is measured with a meter rod having least count जब बोला हो 0.1 सेंटीमीटर, मतलब आपको बेसिकली डेल्टा एल बताया गया है. तो डेल्टा एल इज 0.1 सेंटीमीटर. Its diameter is measured with a vernier caliber having least count 0.01. तो आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर टेलिंग यू कि डेल्टा आर की वैल्यू जो होगी वो 0.01 सेंटीमीटर होगी. Given that length is 5 centimeter and radius is 2 centimeter, the percentage error in the calculated value of the volume will be. सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एक सिलेंडर मतलब this is a cylinder, ये हो गया एरिया that is pi r square, क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होता है डिस्क और मतलब सर्कल और बाद में आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो. तो लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम. तो हमको पता है वॉल्यूम इज ए इंटू एल विच इज पाई आर स्क्वायर एल. करेक्ट. राइट. तो मुझे v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये भी ओरल होता है डेल्टा v बाई वी इज इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा है. पाई मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू में कोई एरर नहीं होता. कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. 2 times of delta r by r into 100 plus delta l by l into 100 into 100. ओके. तो 2 times of delta r ओरली हो रहा है ये 0.1. डेल्टा r is 0.01 upon r is 2 into 100 plus delta l is 0.1 upon L which is 5 into 100. तो ये आपको बस सॉल्व करना है. ये तो गया 0.01 into 100 is 1.
मतलब 1% आ गया, प्लस ये भी इजी है, दिस इज जस्ट 10/5 दैट इज 2, क्योंकि 0.1 इंटू 100 मतलब 10 अपॉन 5 मतलब 2, तो टोटल 3% एरर आ जाएगा। तो 3% इज द एरर in the calculation or in the calculated value of volume, right? So it is very simple, बहुत simple सा question था, extremely simple question. Okay, so let's move to next question now. In an experiment, the following observations were recorded. हमें लेंथ का मेजरमेंट दिया है, m का दिया है मास, l का दिया है 0.087, डायमीटर दिया है 0.041 सेंटीमीटर। सिर्फ मीटर कहाँ पे, सेंटीमीटर कहाँ पे, ये ध्यान देना। इफ रिक्वायर्ड हम देखेंगे आगे। और g की वैल्यू बोला है कि 9.81 ले लो। यूजिंग द फॉर्मूला y is equal to 4 mg upon pi d square l, the maximum possible error in y is। वैसे ये y क्या है आपको नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला दिया है, राइट। तो ये y होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो ये यंग्स मॉड्यूलस आप 12th में या फिर लेटर स्टेज में सीखने वाले हो। तो एट दिस मोमेंट ये क्या है पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताने वाला हूँ सो दैट एक लेवल हम थोड़ा हाई जा सकते हैं, मतलब अभी नहीं, इन नेक्स्ट स्टेजेस। अभी तो जो चल रहा है चलता रहेगा। देखो द आइडिया इज दिस, अगर मेरे पास एक रस्सी है, उसको एक रिजिड सपोर्ट पे मैंने लगा दिया, अब मैंने नीचे मास लगाया है, ओके राइट। सो बाय द वे, जस्ट अ मिनट, ये फॉर्मूला हाफ करेक्ट है। यहाँ पे एक L आता है कैपिटल, वो मिसिंग है, तो एक कैपिटल L यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो इसका ओरिजिनल लेंथ है L, लेकिन मैंने क्योंकि मास M लगा दिया, तो रस्सी जो है उसका लेंथ चेंज होगा, ये एक्सटेंड होगा। तो ये एक्सटेंशन है L, स्मॉल l, चेंज इन लेंथ, है ना। हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 10 मीटर है, मैंने एक बड़ा सा मास लगा दिया, तो उसका लेंथ बढ़ने वाला है, 11 हो गया, तो चेंज इन लेंथ 1 मीटर है। 10 का भी 11 हो गया, तो चेंज इन लेंथ 1 मीटर हो गया, स्मॉल l। हम लोग एक यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं। बाय डेफिनेशन यंग्स मॉड्यूलस होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, सिंपल, अलोंग द लेंथ। टेंसाइल मींस लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसका, समझा तो ठीक, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला चाहिए था हमको। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बेसिकली स्ट्रेस मतलब प्रेशर के डायमेंशंस। हाउ मच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास जो रस्सी थी, मैं अभी थोड़ा रस्सी को जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो रस्सी थी हमारे पास, इस रस्सी पे हमने नीचे एक बड़ा सा मास लगाया था, मतलब mg वेट फोर्स लगा दिया, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो m को नीचे पुल कर रहा है, और m जो है वो रस्सी पे फोर्स लगा रहा है। जितना समझा ग्रास्प कर लो। mg वेट ये रस्सी को पुल कर रहा है, रस्सी को खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, पर ये टोटल फोर्स mg ये पूरी की पूरी रस्सी पे अप्लाई हो रहा है ना, इट इज एक्टिंग ऑन द होल लेंथ। मुझे देखना है कि पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये इतने पोर्शन पे, मैंने ऊपर दिखाया ये पोर्शन आप नीचे भी दिखा सकते हो। इस एरिया पे कितना फोर्स, पूरी रस्सी पे 10 न्यूटन, तो उस उतने एरिया पे, ब्लैक एरिया पे कितना फोर्स, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर पूरा एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, पूरा फोर्स अगर 10 न्यूटन है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना, 1। इफ यू हैव अ टोटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, टोटल एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, हाउ मच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, 10 अपॉन 10, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ था स्मॉल l, ओरिजिनल लेंथ था कैपिटल L। तो ये आपको मिल गया, F कैपिटल L A स्मॉल l बराबर। F मतलब फोर्स, मतलब वेट, mg इस केस में क्योंकि हमने वेट लगाया है वही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है L। एरिया मतलब पाई r स्क्वायर
क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल है, पर डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे d/2 का स्क्वायर, तो d²/4 और 4 ऊपर आ गया, इनटू स्मॉल l था ही, तो बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ L, मैंने बाद में लिखा था फॉर्मूला में L प्रिंट नहीं हुआ था, तो मैंने बाद में लिखा, राइट। अभी ये जो इतना पार्ट है आपका, ये मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। नहीं पता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने तो बोला है फॉर्मूला यूज करो और बस, वाई क्या है वो भी नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ बोला है कि ऐसा कुछ वाई है, यू हैव टू जस्ट यूज इट। मैक्सिमम परमिसिबल एरर मतलब डेल्टा वाई बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप एरर कैलकुलेट करते हो, जब आप एरर कैलकुलेट करते हो उस केस में कांस्टेंट में एरर नहीं होता, मतलब 4 और पाई में कोई एरर नहीं है, मतलब सिर्फ एम जी कैपिटल एल डी और स्मॉल एल, यही चीज देखनी पड़ेगी हमको। तो मैं लिखूंगा एम के लिए डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 सब में आएगा, तो मैं कॉमन निकाल के बाद में लिखने वाला हूँ मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि सब में परसेंटेज एरर है, प्लस जी मतलब डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कॉमन निकाल दिया, एल मतलब डेल्टा एल बाई एल प्लस कर रहा हूँ मैं, प्लस नीचे क्या है डी स्क्वायर, अब ये डी स्क्वायर नीचे हो ऊपर हो फर्क नहीं पड़ता, 2 हमेशा मल्टीप्लाई होता है, डेल्टा डी बाई डी प्लस एल स्मॉल एल मतलब डेल्टा एल बाई एल, करेक्ट। तो हमने सिर्फ एरर प्रोपगेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया और हमने कुछ नहीं किया है। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार, एरर प्रोपगेशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ओके गुड। तो how do I find out what is the error in the measurement of mass? इसलिए ये वैल्यूज दिए आपको, आपको पता ये होना चाहिए, यू शुड नो, ये जो पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 जीरो आपको बताने की कोशिश थी कि एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ मास, और जितना एक्यूरेसी होता है मतलब जितना लीस्ट काउंट होता है, जितना एक्यूरेटली आप मेजर करते हो उतना ही एरर होता है, मतलब उतना ही डेल्टा एम होगा। तो पॉइंट के बाद कितने 2 जीरो मतलब 10 पावर -2, पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर 10 पावर -2, दैट इज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ मास। सिमिलरली लेंथ स्मॉल कैपिटल एल के लिए, कैपिटल एल के लिए 3 है, 8 2 एंड 0, 3 है 3, तो 10 पावर -3। स्मॉल एल के लिए भी 3 है, तो डेल्टा एल इज 10 पावर -3। डायामीटर डी, डेल्टा डी इसमें भी 3 है, 10 पावर -3। जी उसमें 9.81 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 है, तो 10 पावर -2, राइट। तो ये सारे वैल्यूज आपको जो गिवन क्वांटिटीज थे उससे निकालनी थी। अगर मैं लिखता फॉर एग्जांपल L इक्वल टू 2.82000, तो 5 हो गए, तो 10 पावर -5 विल बी डेल्टा एल, दैट इज एक्यूरेसी, ओके। जितना एक्यूरेसी उतना ही मेजरमेंट में एरर आने का चांसेस होता है, तो समझ लो, ऐसा याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, गुड। सो इफ यू नो दिस मच, देन हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। व्हाट वाज डेल्टा एम, 10 पावर -2। व्हाट वाज एम, एम नीचे है आपके पास 3, 0.00 लिखो मत लिखो अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको डेसिमल सिर्फ हमको एरर्स के लिए चाहिए थे, डेल्टा वैल्यूज के लिए चाहिए थे। ये आ गया आपका -2 डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू 9.81 प्लस डेल्टा एल 10 पावर -3 अपॉन एल की वैल्यू 2.820 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी 10 पावर -3 अपॉन कैपिटल डी जो है वो 0.041 सेंटीमीटर है,
यहाँ पे सेंटीमीटर है मीटर है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप डेल्टा डी करोगे तो वो भी सेंटीमीटर में और नीचे डी है वो भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है वो। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। प्लस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल 10⁻³ बाई एल इज 0.087। एक मिनट, हाँ, यस, नाउ इट इज गुड, इनटू 100। अब आप सब में से 10⁻² कॉमन निकाल सकते हो। सब हर एक टर्म में से 10⁻² कॉमन निकलेगा, बाहर 10⁻+2 मतलब 100 है। फिर सिंप्लीफाई होगा। कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, तो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन आई कैन टेल यू सम ट्रिक, नॉट एग्जैक्ट बट सम ट्रिक। पहली टर्म में से 10⁻² कॉमन 1/3, दूसरी टर्म में से 10⁻² कॉमन 1/9.81, तीसरे टर्म में से 10⁻² कॉमन तो 10⁻1 बचेगा, और ये 10⁻1 को नीचे लेके जाऊंगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा तो 10⁻+1 होगा, तो 1/28.2 प्लस 10⁻³ यहाँ से 10⁻² कॉमन निकलेगा, 10⁻1 बचेगा, नीचे ले जाऊंगा तो 2/0.41 प्लस 10⁻³ से 10⁻² कॉमन निकाला तो 10⁻1 को नीचे ले गया तो 0.87, और बाहर आ गया आपका 10⁻² और 10⁻+2 क्योंकि 100 ऑलरेडी था वहाँ पे, कैंसिल। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा है यहाँ पे बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि है तो वो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ओके, अब वेयर यू कैन सेव टाइम इज, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो यू कैन सेव टाइम। 1/3 इज 0.33, 1/9.81, 1/π² की वैल्यू पता होगी, रफली 1/10 ले लो, रफली बोल रहा हूँ, 1/10 इज 0.1, 1/28.2 मतलब रफली 1/30 ले लो, 1/30 इज 0.03, 2/0.20, 2/0.41 तो 1/0.2, रफली तो रफली 1/0.2, 1/0.2 कितना होता है, 2 × 10⁻1 ऊपर गया 10/2 5, तो ये रफली आपका 5% आ गया, रफ 1/0.87, 1/0.87 को मैं 1/0.9 लिखता हूँ, मतलब 10/9 1 point something। ओके, मैं रफ बता रहा हूँ आपको। 5 1.1 6.1, 6.1 में 0.1, 6.2 उसमें 0.3, 6.5 रफली 6.5, रफली 6.5 खत्म। मुझे रफ कैलकुलेशन समझ में आ गया कि ये आंसर 7 के ऊपर नहीं जाने वाला है और 6 से नीचे नहीं जाने वाला है, एक ही आंसर है जिसमें बिटवीन 6 और 7 है, राइट। क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे एरर एनालिसिस का फॉर्मूला पता है, मुझे y = 4mg L/πd², L में एरर एनालिसिस, एरर प्रोपोगेशन, एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पता है। फिर पता क्या नहीं था कि डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल कैसे निकालते हो, मैंने बता दिया, वो पता लग गया आपको। देन मैंने आपको एक ट्रिक बताया कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि 1/3, 1/10, 1/30, 1/20, ये 1/0.2, 1/0.9 ये हम सब कर सकते हैं रफली। तो रफ करते करते ही मेरा आंसर 6.5 आ गया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन JEE नीट दोनों में एक्सपेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द वे पिछले क्वेश्चन में ये जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया थ्योरी, इसकी जरूरत आपको नहीं है फिलहाल, क्योंकि फॉर्मूला दे के रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced is given by H = I² RT, where I is current, R is resistance, T is time. If the errors in the measurement of IRT are, तो delta I by I, delta R by R, delta T by T all in percentage आपको दिया हुआ है 3, 4, 6।
देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच इज, ये तो बहुत ईजी है। तो आपको डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 निकालना है। दिस इज काइंड ऑफ अ जोक नाउ फॉर यू, क्योंकि आप ट्रेन हो गए इतना। पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। मैं इंटू 100 मैं लेजी हूँ, मैं बार बार नहीं लिखने वाला, कॉमन निकाल दिया मैंने। प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी। तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट्स मानूंगा। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई बाई इंटू 100, ये परसेंटेज में 3 है। आपको लिखना है तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 लिखते रहना, बट आई विल नॉट डू इट। प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 4% है, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 6% है। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16%। तो प्लस माइनस 16% आपका एरर आ गया इन द मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। बाय द वे, क्योंकि हम इसकी बात कर ही रहे हैं, so I would want to tell you something extra which is really important for anyone who is studying science, tech oriented, science oriented के लिए। देखो, ये जो आई स्क्वायर आर टी होता है ना, इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं हम लोग। होता क्या है? होता ये है, हमारे पास एक मेटालिक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मेटालिक वायर में you have this atoms or molecules. Okay, now there is an electron को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, और रूम टेम्परेचर अगर है तो ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ये भी वाइब्रेट हो रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन विल सफर कोलिजन मतलब फ्रिक्शन मतलब हीट आ गया आपका हीट। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू हीट, इसको बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। whenever you are using metallic wire for transmission of current, there is a loss due to resistance। क्यों? क्योंकि ये जो कोलिजन होते हैं ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस हम लोग, और ये जो कोलिजन है, जो रेजिस्टेंस है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसको बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। हमारा एनर्जी लॉस हो गया, करंट लॉस हो गया। अब जियो फाइबर बहुत चल रहा है आजकल, जियो फाइबर। ओल्ड डेज ब्रॉडबैंड सिस्टम में हम लोग डेटा सिग्नल मतलब इंटरनेट, हम लोग इस टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर करते थे। तो हम लोगों का क्या था कि व्हाट वी वर डूइंग इज, डेटा ट्रांसफर कैसे किया हमने? करंट के थ्रू किया तो हीट जनरेट हुआ। और स्पेशली गर्मी के दिनों में, समर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था हमारे यहाँ पे, बिकॉज समर्स हियर आर लाइक 43 डिग्री 44 डिग्री, ऑलरेडी हीट ज़्यादा है। फिर ये जो एटम्स है, ब्लैक डॉट्स, इनको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है सराउंडिंग से, मतलब ये ज़्यादा वाइब्रेट होंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो ज़्यादा लॉस होगा तो सिग्नल कम मिलेगा, तो हम बैठे रहेंगे इंटरनेट ब्रॉडबैंड का इस हालत में अपना घड़ी। सो वी डू दिस BSNL, मतलब भीतर से नहीं चलता वाला काम है यहाँ पे। एनीवेज, दैट वाज ऑन लाइटर नोट, जोक था। एनीवेज, अब क्या करते हैं हम लोग, जो नया टेक्नोलॉजी आया है इसमें ये करंट वरंट का काम ही नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर, दो एडवांटेजेस, हम लोग सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल देते हैं इसमें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हैं, मतलब एक बार लाइट रे अंदर गया तो बाहर आएगा ही नहीं, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और ये कौन से कंडीशन में होता है, हम आगे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। दो एडवांटेज, एक स्पीड इज वेरी हाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से सिग्नल आ रहा है। अभी अर्थ का रेडियस ही 6400 किलोमीटर का है, मतलब मुझे यहाँ से अदर वे राउंड, मतलब मैं अगर अभी चिले में बैठा होता जहाँ पे पहले मैं था, तो आपके पास मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सिग्नल पहुँचने के लिए 1 सेकेंड से भी बहुत कम टाइम, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लगता, तो हाई स्पीड। दूसरा, नो लॉस, ये इलेक्ट्रॉन का झंझट ही नहीं है, राइट। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आई स्क्वायर आर लॉस, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया।
नेवर माइंड. ओके, गुड. तो ये जो नया ऑप्टिकल फाइबर है, दिस इज दैट टेक्नोलॉजी. सो दैट्स व्हाई यू गेट 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड. इतना हाई स्पीड 10 Mbps तो कुछ रहा ही नहीं है अब. 100 Mbps 200 Mbps की बात होती है आजकल तो. गुड. बाय द वे 100 और 200 Mbps से याद आया, व्हेन आई वाज इन 11th वाज अ स्ट्रगल. एक छोटा सा पेज ओपन करना है तो एंटर मारो, अच्छा खासा घूम फिर के आओ, आधे घंटे के बाद पेज लोड होता था. अभी 1 सेकंड में मूवी डाउनलोड होती है. एनीवेज, फिफ्थ, if the present units of length, time and mass, present units of, ये present units है हमारे पास. लेंथ का यूनिट है मीटर, तो ट्रिपल लाइन मतलब नॉट इक्वल, दैट इज इक्विवेलेंट, मेजर्ड इन मीटर. टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. प्रेजेंट यूनिट्स दे आर चेंज्ड. हमने चेंज करके न्यू यूनिट्स बना दिए. लेंथ को हमने बोल दिया 100 मीटर में मेजर करूंगा. टाइम को मैं हमेशा 100 सेकेंड्स में ही मेजर करूंगा. और मास जो होगा वो हमेशा 1/10 ऑफ अ किलोग्राम में मेजर होगा इसके आगे से. तो अंडर दिस कंडीशंस द न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 10 टाइम्स. तो पहले तो बताओ ओल्ड यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का. वेलोसिटी का ओल्ड यूनिट था मीटर पर सेकेंड. ओके, नए यूनिट में क्या होगा? इजी. व्हाट इज वेलोसिटी? मैं लिखता हूँ ऐसा, टेबल बना लेते हैं. फिजिकल क्वांटिटी, प्रेजेंट यूनिट्स and new units. Velocity, that is length upon time. So मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ओल्ड में क्या था मीटर अपॉन सेकेंड. न्यू में क्या है? न्यू में क्या है? 100 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, मतलब वापस से मीटर पर सेकेंड. राइट. तो द न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मेजर्ड इज इंक्रीज 10 टाइम्स. कुछ नहीं, सेम है वो, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड. The new unit of force is decreased 1000 times. Force मतलब mass into acceleration. Mass मतलब किलोग्राम, acceleration मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब नए यूनिट में 1 किलोग्राम को मैं 110 1/10 लिखने वाला हूँ. मीटर को मैं 100 मीटर लिखने वाला हूँ. और सेकेंड को मैं 100 सेकेंड लिखने वाला हूँ, और उसका स्क्वायर होने वाला है. ओके. So this will give me 1 and 10. तो 10 किलोग्राम मीटर, ये 10 है यहाँ पे, अपॉन 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10⁴ सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. तो 1/1000 बचा, तो 1/1000 आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. खत्म. राइट. तो कोई डायमेंशन नहीं यूज करना यहाँ पे, यूनिट से ही अपना काम हो गया. गुड, इजी. क्वेश्चन नंबर 6. इफ फोर्स F is equal to K e raised to minus BR whole upon R square. Don't take it like, ऐसा मत लेना e raised to minus BR upon R square नहीं, वो whole upon R square है. Okay, so that is what they are trying to say. Where is with distance? Force और distance का रिलेशनशिप दिया है आपको, तो K और B के डायमेंशंस लिखो. सबसे पहले पता ही होना चाहिए एक्सपोनेंशियल कभी भी डायमेंशन लेस होता है. सो एक्सपोनेंशियल्स are always dimensionless. मतलब क्या? ये जो e raised to power है, मतलब b into r, ये आना चाहिए आपका m0 l0 t0. मतलब b into r, दैट इज, मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ, दैट इज 1/m0
डायमेंशंस ऑफ आर, क्योंकि m0 l0 t0 1 है। r मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस क्या होता है 1 बाय मतलब l⁻1 होता है। तो b के डायमेंशन आ गए l⁻⁻1। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? यस। सिंपल करो? यस, सिंपल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है b और r डायमेंशन लेस है, मतलब यूनिट लेस है, नो यूनिट्स। ओके, नो यूनिट्स, करेक्ट। r के डायमेंशंस क्या? मीटर। b अगर 1 बाय मीटर होगा तब जाके तो डायमेंशन लेस होगा ना, तो l⁻⁻1 होना चाहिए ना b। तो b के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, दैट डायमेंशंस ऑफ b should be l⁻⁻1। ऑलराइट, गुड, ओके। तो मैंने b के डायमेंशन निकाल लिए, बचे k तो इजी है, बहुत इजी है। फोर्स, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, नीचे r² है। ओके, तो आपको पता है e⁻⁻⁵ डायमेंशन लेस ऑलरेडी पता है हमको, ये नंबर है। ओके, therefore I can write down like, just give me a minute, I have to make some space here, I don't want this here. Good. Now what we know is, since e⁻⁻⁵ is dimensionless, क्योंकि it is just a number, तो मैं लिख सकता हूँ dimensions of force is equal to dimensions of k into dimensions of r². So dimensions of k will be dimension of force multiplied by r². Dimensions of force मुझे पता है, क्या पता है? m1 l1 t-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, और r तो ऑलरेडी ये है, तो m1 l⁻³ t⁻², m1 l3 t-2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। एंड डायमेंशंस ऑफ b वो प्रिंट नहीं हुआ, तो डायमेंशंस ऑफ b जो है वो ऑप्शन में प्रिंट नहीं हुए। ओके, देन राइट डायमेंशंस ऑफ k एंड b, तो k एंड b, तो ऐसा कॉमा करके यहाँ पे l⁻⁻1 लिख लो, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे केस में। डायमेंशंस ऑफ b जो है वो प्रिंट नहीं हुए, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ r², ये मिल गया k के डायमेंशन। क्यों लिख पाया? क्योंकि ये जो होता है ये जस्ट एक नंबर होता है, तो डायमेंशंस ऑफ k विल बी डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू दिस r²। f के डायमेंशंस है m1 l1 t-2 और r के डायमेंशंस है l2, तो m1 l3 t-2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। नेक्स्ट, the equation dv by dt equal to at minus bv is describing the rate of change of velocity of a body, मतलब एक्सीलरेशन है वो बेसिकली, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन है बेसिकली, ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन रेजिस्टिंग मीडियम। जैसे मैंने एक बॉल को एक लिक्विड में डाल दिया, ओके, तो बॉल इज फॉलिंग थ्रू अ रेजिस्टिंग मीडियम। The dimensions of A and B are such a joke. Why? मुझे पता है कि जब मैं dv by dt equal to at minus bv लिखता हूँ, तो इस केस में at के डायमेंशंस हमेशा dv by dt के डायमेंशंस के साथ मैच होना चाहिए, और bv के डायमेंशंस भी they should match with dimensions of dv by dt। इसका मतलब यहां से मुझे मिल गया कि a के जो डायमेंशंस आएंगे वो होंगे dv by dt अपॉन t के डायमेंशंस, और dv by dt इज एक्सेलरेशन, मतलब l1 t-2 अपॉन t, ये t ऊपर जाके और एक माइनस हो जाएगा, तो l1 t-3, तो l1 t-3 a के डायमेंशंस कहाँ दिखते हैं? ये आ गया ऑप्शन नंबर ए और बी में, तो अभी मतलब बी का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी के डायमेंशंस आपके आएंगे dv by dt अपॉन v। ये तो बहुत बड़ा जोक है, पर फिजिक्स के जोक सबको समझ में नहीं आते ना, इट इज अ जोक। l1 t-2 अपॉन वेलोसिटी इज व्हाट? l1 t-1, ये तो गया,
ये ऊपर गया तो t-1 बचेगा टोटल, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब मैंने क्यों बोला कि ये जोक था, मैंने ये इसके लिए बोला ये जोक था, b इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू dv बाई dt, मतलब एक्सेलरेशन। अरे dv बाई dt है, लेकिन है तो वेलोसिटी ना डायमेंशनली, यूनिट वाइज वेलोसिटी अपॉन टाइम है, कैंसल कैंसल। अब तो b 1 अपॉन टाइम आएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, तो ये 1 अपॉन टाइम आएगा। वैसे ही a भी कर सकता था मैं, कैसे, a क्या आया आपका dv बाई dt अपॉन टी, dv बाई dt मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन क्या है नीचे, सेकेंड, करेक्ट, राइट, गलत, क्यों गलत, मैंने लिखा गलत, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो मुझे तो पता लग गया यहाँ से a इज लेंथ 1 t-3, हाँ तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो डायमेंशनली करो, बहुत लेंदी है, मुझे यूनिट से करना पसंद है तो मैं यूनिट से करता हूँ, तो यूनिट्स फटाफट होता है, क्विक क्विक, वी डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। गुड, नाउ यू सी कि हमारा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का बढ़ गया और हम लोगों को इजी जा रहा है। क्यों जा रहा है, असाइनमेंट दिया था इसके लिए, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होता है। गिवन x is equal to gh by c cube raised to half, gh by c cube raised to half, gh, c are gravitational constant, Planck constant, velocity respectively. Dimensions of x are same as that of, okay, दो मेथड, एक अगर आपको g, h और c के यूनिट्स याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो फिर डायमेंशन से करना पड़ेगा। g कैसे निकालते हैं, f इज इक्वल टू g m1 m2 by r square, gravitational force between two masses is proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। दो masses के बीच का distance है r और ये masses है, तो proportional है तो proportionality हटा दिया तो g आ गया, तो मुझे g मिल गया f r square by m1 m2। तो फोर्स के डायमेंशंस या फिर यूनिट्स जैसा चाहो, डायमेंशंस चाहो तो आप डायमेंशन निकालो, यूनिट्स चाहो तो यूनिट से करो। फोर्स के डायमेंशन मुझे पता है m1 l1 t-2 और ये l2 आ गया r स्क्वायर बिकॉज इज डिस्टेंस अपॉन मास इनटू मास, मास रेज़ टू 2, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जाएगा, तो m1 विद नेगेटिव साइन, l3 and t-2, these are dimensions of g। h is Planck's constant, ये आता है एनर्जी से, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो h इज इक्वल टू ई बाई नू, नो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है वो। तो h के डायमेंशन जो है वो एनर्जी के डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से आते हैं। एनर्जी के डायमेंशन, एनर्जी इज एनर्जी, फिर काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, वर्क हो, जो भी हो, तो सबसे इजी क्या, काइनेटिक, एम वी स्क्वायर, एनर्जी इज एम, एम मतलब मास रेज़ टू 1, वी स्क्वायर, वेलोसिटी इज l1 t-1 और उसका स्क्वायर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी होता है t रेज़ टू -1, 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको m1 l2 t-1, ये मिल गया आपको डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। गुड इनफ, आप यूनिट से करोगे तो और फास्ट होगा, तो वो आप खुद कर लेना आज। फिर आखिरी क्या बचा, आप सी तो वेलोसिटी है, उसका क्यूब करना है, क्या है, और हमने कल किया है इसी क्वेश्चन को अलग फॉर्म में किया है, ये लास्ट सेशन में हमने। तो सी क्यूब के डायमेंशंस तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, l रेज़ टू 3 t रेज़ टू -3 वेलोसिटी का क्यूब है। अब मैं जब g h बाई सी क्यूब बोल रेज़ टू हाफ करता हूँ तो g के डायमेंशन आ गए m1 l3 m-1 l3 t-2 और h हमारे पास है m1 l2 t-1 अपॉन c मतलब l3
t माइनस 3, इसका वो रेज टू हाफ करोगे तो ये कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आ गया आपका L5 t, अच्छा वो भी कैंसिल होगा, L3 ये भी गया, तो फिर ये भी गया, सब गया, सब गया गया, तो एंगल आ जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा कैसा, कुछ तो बचेगा ना, नहीं तो गड़बड़ किया मैंने, रुको रुको, लेकिन हाँ ये L2 है, L3 ये गया, ये T गया, हाँ तो ये है अपने पास बचा हुआ, L2 है और L2 का भी स्क्वायर रूट है, तो L आ गया, मतलब लेंथ आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर C आ गया। तो ये मेथड डायमेंशंस वाली मेथड। दूसरा मेथड यूनिट्स वाला। अभी यूनिट्स आपको याद रहेंगे तो ठीक, अदरवाइज यही आपके पास ऑप्शन है। ओके, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव इफ यू डोंट रिमेंबर यूनिट्स ऑफ कैपिटल G, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसके डायमेंशन याद नहीं रहेंगे तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, यूनिट्स याद नहीं रहेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा।